Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am अर्पित चतुर्वेदी, योर एडुकेटर। और हाँ, कल वीडियो जो है वो नहीं अपलोड हो पाई थी क्योंकि थोड़ा सा जो पीसी में दिक्कत हो रही थी, है ना। तो अभी ये इशू फेस नहीं होगा, इसको रिजॉल्व कर दिया गया है। तो देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मतलब आज का जो टॉपिक है यहाँ से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन आना ही आना है। और ये भी है कि हो सकता है एक आए, हो सकता है दो आए, हो सकता है कई आ जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स, एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम इनहिबिशन। ओके, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। तो वो क्या है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एंजाइम्स के बारे में, शुरू करते हैं एंजाइम्स के बारे में जानना, या एंजाइम्स के बारे में हम क्या जानते हैं इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एंजाइम वर्ड आपको क्या बताता है, या एंजाइम को आप जब भी डिफाइन करने की बात आती है तो कैसे डिफाइन करते हो। तो एंजाइम को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हो कि एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, पहली बात तो ये है कि बायोलॉजिकल क्यों, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल बोलते हैं या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे चैनल का नाम भी है। और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाए। किसको बढ़ाए? किसी रिएक्शन रेट को बढ़ाए और मेटाबोलाइज भी ना हो, या मेटाबोलिटिकली क्या करे, पार्ट ना ले रिएक्शन में, लेकिन उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक रिएक्शन है जो कि इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर अब यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल एंजाइम्स के डालें इस जगह पे, तो जब ये रिएक्शन खत्म होगी या जब पूरा हमारा रिएक्शन मिक्सचर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो वो भी हमको 100 मॉलिक्यूल ही मिले एंजाइम के, ठीक है। क्योंकि एंजाइम मेटाबोलाइज नहीं होगा, सिर्फ इसकी रेट को बढ़ाएगा। रेट कैसे बढ़ाएगा? जब एंजाइम यहाँ नहीं था, ठीक, जब एंजाइम यहाँ नहीं था तब हमको ए से बी पहुँचने में या ए को बी में कन्वर्ट करने में लग रहे थे मान लीजिए 2 मिनट, ठीक। और एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम हो गया 20 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, ठीक है। तो ये रेट जो है बढ़ा दिया एंजाइम ने, ठीक है। ये रेट जो है एंजाइम ने बढ़ा दिया, और इस रेट के बढ़ाने के साथ साथ वो खुद भी मेटाबोलाइज नहीं हुआ, इसीलिए हम एंजाइम को बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगर हम एंजाइम के नेचर की बात करें तो ज़्यादातर हमको एंजाइम का जो नेचर है वो प्रोटीनेशियस देखने को मिलता है, यानी कि प्रोटीन नेचर का ही हमको ज़्यादातर एंजाइम देखने को मिलता है। और ज़्यादातर अपने टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में रह के क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एंजाइम का नेचर आरएनए भी हो सकता है, यानी कि वो जो बात है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, तो वो बात 100% सही नहीं है। आरएनए भी हो सकता है, इसके साथ साथ एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो अगर प्रोटीन है तो उसे हम नॉर्मल एंजाइम बोलते हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम। अगर आरएनए है तो इसको हम राइबोजाइम बोलते हैं, और अगर एंटीबॉडी है तो इसको हम एब्जाइम बोलते हैं। एब्जाइम के लिए एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा आपकी पे और कंटेंट क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग फोकस करने वाले हैं इस एंजाइम पे, प्रोटीनेशियस एंजाइम पे, क्योंकि सारी काइनेटिक स्टडी सब इसी पे ही होती हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये एंजाइम क्या है। ये एंजाइम आपका प्रोटीनेशियस नेचर है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करा रहा है, रिएक्शन रेट को बढ़ा रहा है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है स्टेटमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमको याद रखने हैं? पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास यही है कि एंजाइम कभी भी खुद मेटाबोलाइज नहीं होगा, ठीक है। एंजाइम खुद मेटाबोलाइज नहीं होगा, आपको ये बात पहली ध्यान रखनी है। ये स्टेटमेंट में ही पूछी जाती हैं चीज़ें, ठीक।
दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, सेकंड स्टेटमेंट आपको कौन सा ध्यान रखना है कि एंजाइम जो है, एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। इसको कुछ हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमारा ये हमारा एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मान लीजिए अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक, अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, और नॉर्मली कैसे हो रहा है, नॉर्मली इसको इक्विलिब्रियम अटेन करने में लग रहे हैं 10 मिनट। नॉर्मली जब एंजाइम एब्सेंट है तब इसको इक्विलिब्रियम अटेन करने में लग रहे हैं 10 मिनट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ए और बी कुछ ऐसे इंटरकन्वर्टेबल होंगे कि जब कभी ऐसा पॉइंट आ जाए कि जितने मॉलिक्यूल ए के बी में कन्वर्ट हो उतने ही मॉलिक्यूल या उतने ही मोल बी के ए में कन्वर्ट हो, तब इसको इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे, जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया हुआ है और नॉर्मली बिना एंजाइम के इक्विलिब्रियम को अटेन करने में लग रहे हैं 10 मिनट्स। लेकिन अगर ये बिना इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं है और उसमें हम एंजाइम की एंट्री करवा दें, एंजाइम यूज कर लें, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इक्विलिब्रियम को अटेन करने में मदद करेगा, इक्विलिब्रियम को जल्दी से अटेन करवाएगा। कैसे? आपका एंजाइम जो इक्विलिब्रियम पहले 10 मिनट में अटेन हो रहा था वो अब 2 मिनट में हो जाएगा, या हो सकता है कि कुछ सेकेंड्स में हो जाए। तो ये इक्विलिब्रियम को अटेन करवाने का काम कर कौन रहा है, ये इक्विलिब्रियम को अटेन करवाने का काम कर रहा है ये एंजाइम। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, एक स्टेटमेंट हो गया ये, दूसरा स्टेटमेंट हो गया ये कि इस एंजाइम जो है वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवाता है। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3, तीसरा स्टेटमेंट जो कि पूछा जाता है आप लोगों से, इन्हीं स्टेटमेंट के बीच में आपको घुमाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि एंजाइम जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है, एंजाइम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करेगा। होता क्या है इसमें, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अभी तो क्या था, अटेंड नहीं किया था तो इसने जल्दी करवा दिया। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और तब हम इसमें एंजाइम की एंट्री करवाएं, एंजाइम का इंट्रोडक्शन करवाएं, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को एंजाइम बराबर से कैटलाइज करेगा। यानी कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा। तो इससे होगा क्या कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। यही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि क्या एंजाइम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करता है, क्या एंजाइम इक्विलिब्रियम को अटेन करने में जल्दी करता है या देर लगती है, या फिर एंजाइम कैसा होता है नेचर में, या फिर हमको जो है एंजाइम का जो क्या कहते हैं, एंजाइम खुद मेटाबोलाइज होता है या नहीं होता है। यही सारी चीज़ें हैं जो आपसे घूम फिर के स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं, है ना, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। इसके साथ हमको एक चीज़ पता है, इसके साथ हमको एक चीज़ यहाँ पे और पता है कि एंजाइम जो है हमारा, एंजाइम हमारा क्या करता है, आपसे मतलब ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं जाते, कि एंजाइम जो है वो कैसे, मतलब हाउ इट कैटेलाइजेस द रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ आ जाता है, एक वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ आ जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है और ये एक प्रोडक्ट है। इस तरह का ग्राफ आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल की बुक से लेके अभी तक सभी जितनी भी बुक्स हैं कॉलेज तक की उसमें। ठीक, तो इसमें बेसिकली हम इधर लेते हैं अपना एनर्जी। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ क्या दिखाना चाह रही है, यहाँ पे ये चीज़ ये दिखाना चाह रही है, सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फ्री एनर्जी का, कि फ्री एनर्जी होती क्या है। तो बेसिकली फ्री एनर्जी जो है वो एनर्जी है, वो अवेलेबल एनर्जी है जो कि कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड यूज़ कर सकता है किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए वो सब्सटेंस, वो एनर्जी, वो चीज़ यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक चीज़ हमारी, ये तो हो गई हमारी एक चीज़। क्या? ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट के पास अपनी फ्री एनर्जी होगी और प्रोडक्ट के पास अपनी फ्री एनर्जी होगी। लेकिन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए
सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए इस रिएक्शन में बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि इसको ये निर्धारित करता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बेसिकली एक ट्रांजिशन पॉइंट आता है जिसका, या हम ये कह लें, इनको इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है जिसका एक पीक पॉइंट होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द बैरियर to cross the barrier to direct the reaction in the forward direction or to carry the reaction in the forward direction। बेसिकली अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है यहाँ पे सबस्ट्रेट के ट्रांजिशन फेज पे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये तब जब एंजाइम नहीं है। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? आपको इतनी एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो कुछ हमको इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलता है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे एंजाइम ने इतना जो क्या कहते हैं एनर्जी थी वो प्रोवाइड कर दी है, या एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के बनने से इतनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो गई है। तो बेसिकली अब सिर्फ ये एनर्जी गैप है जो हमको थ्रेशहोल्ड तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो पहले आप देख रहे हैं हमको इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब हमको चाहिए सिर्फ इतनी एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले से बहुत कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी पहले से बहुत कम हो गई। तो बेसिकली यही चीज़ है जो हमको बताती है कि एंजाइम क्या करता है? एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी इन ऑर्डर टू कैटलाइज द रिएक्शन। अब ये एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम करता कैसे है? ठीक है, तो बेसिकली हमको पता है कि एंजाइम हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसमें एक पॉकेट होती है, एक बाइंडिंग पॉकेट होती है सबस्ट्रेट से, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक, इस एक्टिव साइट पे हमारा जो रिएक्टेंट होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, वो आके बाइंड करता है। ठीक, तो जब ये बाइंड करता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, वैन डर वाल इंटरेक्शन से, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से, तो इसकी एंजाइम के साथ बाइंडिंग यानी कि E+S जब ES कॉम्प्लेक्स बनाती है, तब यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी इवॉल्व होती है, और यही बाइंडिंग एनर्जी यूज करी जाती है एंजाइम के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए ये चीज़ पूछी जाती है कि एंजाइम कैसे करता है। तो एंजाइम इस बाइंडिंग एनर्जी को यूज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने साथ एंजाइम काइनेटिक्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंजाइम काइनेटिक्स होती क्या है, या एंजाइम काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एंजाइम काइनेटिक्स की कि एंजाइम काइनेटिक्स है क्या आखिर, तो अगर एक रिएक्शन है, मान लीजिए ये E+S gives ES and E+P। ठीक, तो अब ये एक रिएक्शन है जिसको एंजाइम कैटलाइज कर रहा है। तो जब एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, तब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इसको हम लोग K1 लिखते हैं, इसको K-1 लिखते हैं, इसको K2 लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एंजाइम का जो क्या कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि जो स्लो स्टेप है, उसमें एंजाइम किस तरीके से बढ़ोतरी कर रहा है, किस तरीके से उसको कम कर रहा है, किस तरीके से उसको रेट को ट्रिगर कर रहा है, बढ़ा रहा है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, इसकी स्टडी हम कहते हैं, इसकी स्टडी को ही हम कहते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। इसके साथ साथ एंजाइम काइनेटिक्स में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फैक्टर्स, कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के रेट को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल ये फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फैक्टर है हमारे पास। ठीक, पीएच है हमारे पास, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन।
ठीक, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्टिवेटर जो कि एंजाइम के रेट को बढ़ाता है, और एक होता है इनहिबिटर जो कि एंजाइम के रेट को कम करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एंजाइम काइनेटिक्स के ही अंडर आती हैं। ठीक, तो अब क्या है, टेम्परेचर से हमको क्या पता चलता है कि जाहिर सी बात है एंजाइम एक प्रोटीन है, तो हायर टेम्परेचर पे वो डीनेचर कर जाता है और लोअर टेम्परेचर पे भी वो एक्टिव नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। सेम चीज़ पीएच के साथ भी होती है कि यहाँ पे भी एक ऑप्टिमम पीएच होती है, एक ऑप्टिमम पीएच होती है जहाँ पे आपका जो एंजाइम है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ जो एंजाइम काइनेटिक्स या एंजाइम का जो क्या कहते हैं हमारा रेट है, उसका जो वेरिएशन है ये शो किया गया है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स या माइकलिस मेंटन के द्वारा, जो कि हम लोग देखते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से एंजाइम जो है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात आती है तब आपको माइकलिस मेंटन के पास जाना पड़ता है। हाँ भैया आप बताओ कि हम क्या करें। तो बारी आती है एमएम काइनेटिक्स की, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तरीके का रिलेशन पता करने की कोशिश करी थी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ किसके, एंजाइम के रेट की, कि एंजाइम का रेट किस तरीके से रिलेटेड है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ। तो इन्होंने ये पाया कि एंजाइम का जो रेट है, या हम ये कह लें एंजाइम की जो वेलोसिटी है, एंजाइम वेलोसिटी does not show a linear relationship, with substrate concentration। ठीक है, ऐसे जब हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में उसका मतलब होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ठीक, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ एंजाइम वेलोसिटी लीनियर रिलेशनशिप शो नहीं करती है, ये चीज़ इन्होंने बताई थी। लेकिन फिर इन्होंने इसको प्रूव किया ग्राफ बना के और अपने इक्वेशन को देखे। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, होता क्या है, इन्होंने बताया कि शुरू में जब हम एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब धीरे धीरे एंजाइम रेट बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसके बाद आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितनी भी बढ़ाओ एंजाइम का जो रेट है या एंजाइम के जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बढ़ता नहीं है। ठीक, तो हम ये पता करते हैं भाई ये क्या चीज़ है। तो मान लीजिए ये आपका एक रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास 50 मॉलिक्यूल हैं एंजाइम के। ठीक, 50 मॉलिक्यूल हैं आपके पास एंजाइम के, और अभी क्या कर रहे हैं, आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम है, आप धीरे धीरे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें से हर मॉलिक्यूल, हर सिंगल मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, या एक एंजाइम क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा, एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में पर मिनट। ठीक है, एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में पर मिनट। तो जब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे सबस्ट्रेट के, तब कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे, 2 मॉलिक्यूल पर मिनट, क्योंकि 2 एंजाइम है हमारे पास फ्री। ठीक, फिर यहाँ पे 10 होंगे तब कितना हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल पर मिनट। फिर हमारे पास यहाँ पे 40 मॉलिक्यूल होंगे तब क्या हो जाएगा, 40 मॉलिक्यूल पर मिनट। ठीक, 50 होंगे तब क्या हो जाएगा, 50 मॉलिक्यूल पर मिनट। लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ चुका है जब सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बॉइंड हो चुके हैं, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट। तो अभी आप देख रहे थे कि क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे 2, 10, 40, 50, 2, 10, 40, 50, क्या हो रहा था आपका 2, 10, 40, 50 आप कर रहे थे। तो अभी तक आप देख रहे थे जो आपका रेट था वो बढ़ता जा रहा था, पहले 2 था, फिर 10 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, बढ़ता जा रहा था। लेकिन 50 के बाद आप जब बढ़ाना शुरू करोगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तब आपके सारे एंजाइम तो अब हो चुके हैं बिजी। ठीक, तो जब एक बार वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तब वो दोबारा से वापस से एंजाइम से बाइंड करेंगे या सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो रेट मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम रेट है, इससे ज़्यादा रेट आपको नहीं मिल सकता। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि एंजाइम जो है
वो एक लीनियर रिलेशनशिप शो नहीं करता। यहाँ पे हमको शुरुआत में एंजाइम का रेट बढ़ता दिखता है और उसके बाद एक पॉइंट के बाद एंजाइम का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंजाइम का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमको ये पता चला। तो बेसिकली इसको इन्होंने एक ग्राफ के तौर में दर्शाने की कोशिश करी और उसके साथ साथ इन्होंने एक जो अपनी इक्वेशन थी वो भी दी। वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी V नॉट या V इज इक्वल टू V मैक्स S अपॉन Km प्लस S। आप सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भी भूल जाओ जीवन में, लेकिन ये इक्वेशन मत भूलना। ठीक, V इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये तो माइकलिस मेंटन ने नहीं दी थी, इनके नाम पे के एम दे दिया गया, माइकलिस मेंटन ने दूसरी इक्वेशन दी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछने जा रहा। ठीक, आपको यहाँ पे ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, इतना आपके लिए बहुत है। पंचायत में पढ़ोगे तो पढ़े रह जाओगे, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ग्राफ हमको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या दिखाता है? हमको दिखाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे और रिएक्शन रेट वाई एक्सिस पे। यानी कि इस तरफ रिएक्शन रेट बढ़ रहा है और इस तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो आप देखोगे शुरू में क्या हो रहा है, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, धीरे 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 जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आई, उसके बाद आपका रिएक्शन का रेट बढ़ना बंद हो गया। उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और उस वक्त पे जो रिएक्शन मैक्सिमम रेट पे होती है, उस मैक्सिमम रेट को हम कहते हैं वी मैक्स। ठीक है, उस मैक्सिमम रेट को हम कहते हैं वी मैक्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे 50 मॉलिक्यूल पर मिनट था, ऐसे ही ऐसा रेट जिसके बाद रेट में बढ़ोतरी ना हो या वो मैक्सिमम रेट हो, उसको हम कहते हैं वी मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है केएम, कि ये केएम क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, ये तो कांस्टेंट है, ये है वो, लेकिन ध्यान रखना केएम जो है, केएम होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना, वैल्यू ये होती किस चीज़ की है, ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। Km is that substrate concentration when the reaction rate, या हम ये कह सकते हैं Km is the substrate concentration when the reaction rate is half of the Vmax या half of the maximum rate। ठीक है, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जहाँ पे जो रेट है वो Vmax का आधा हो, तब हम कहते हैं कि क्या है, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उस जगह पे वो क्या है, वो है Km। तो अभी हो क्या रहा है एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कब? जब हमारा जो Km है, या हम ये कह लें जब हमारी जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू कहाँ हो, उस पॉइंट पे जब V की वैल्यू हमारे Vmax से हाफ हो, तब हम उसको बोलते हैं Km। ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, V इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस एस। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है किसी भी हालत में। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो आप देख रहे हो कांस्टेंट्स वैल्यू हैं, एक तो हमारे पास Vmax है और एक है हमारे पास Km। ठीक है, एक तो हमारे पास Vmax है और एक हमारे पास है Km। तो इन कांस्टेंट वैल्यूज़ की जो क्या कहते हैं आपके, मतलब या कहते हैं डेफिनेशन, या इनको हम कैसे यहाँ पे लाए हैं वो हमको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे इनको कैसे लेके आए हैं, एक रिएक्शन है जिसको इस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, क्या? E प्लस एस गिव्स ES दैट गिव्स E प्लस P। ठीक है, तो ये है आपका K1, ये है K-1 और ये है K2। तो अगर हम बात करें यहाँ पे Km की, कि Km को यहाँ पे कैसे डिराइव किया गया है, तो Km इज K1 प्लस K2 अपॉन K-1 प्लस K2 अपॉन K1।
अब ये है क्या, आपका जो ES कॉम्प्लेक्स है, ये ES कॉम्प्लेक्स बन कैसे रहा है और ब्रेक कैसे हो रहा है। जब ये ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये वापस से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाए। और बनने की इसके पास एक प्रोबेबिलिटी है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। तब हमको देखने को मिलेगा Km इक्वल टू K-1 अपॉन K2 K-1 प्लस K2 अपॉन K1। तो ये हमारी Km की वैल्यू है। तो ये हो सकता है कभी आपको अगर इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिले, तो अगर आप जो बैकग्राउंड क्या कहते हैं ब्रेकडाउन का रेट है और फॉर्मेशन का रेट है, अगर आप उसको एक साथ कंसिडर करके इसको रख पाओ तो शायद आपका ये क्वेश्चन सही हो जाए। इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज है Vmax। तो Vmax को हम क्या कर सकते हैं कि Vmax क्या है, मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट का मतलब क्या है कि मैक्सिमली कितने ज्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है K cat ET। इसका फॉर्मूला होता है K cat ET। अगर हम ET की बात करें कि ET क्या है, तो ET जो है वो हमारा होता है एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स में प्लस एंजाइम फ्री। जितना भी एंजाइम अवेलेबल है उसमें से फ्री कितना है और ES कॉम्प्लेक्स बना के कितना रह रहा है, उन दोनों का सम आता है ET में। ठीक है, उन दोनों को सम को हम कहते हैं ET। तो Vmax क्या होता है हमारा, K cat प्लस ET। यहाँ पे एक K cat निकल के आ जाता है, ये K cat क्या है, तो इस K cat को हम बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हद से ज्यादा पूछी भी जाती हैं, इसीलिए मैं इनको ऐसे करके लाइन से लेके चल रहा हूँ। तो बात करी जाए अगर टर्न ओवर नंबर की, कि टर्न ओवर नंबर आखिर क्या है, तो टर्न ओवर नंबर को आप कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक एंजाइम एक निर्धारित समय में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। इस टर्नओवर नंबर को K cat से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला आप यहीं से निकाल सकते हो ऐसे। K cat का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vmax by ET। ठीक है, K cat का फॉर्मूला होता है Vmax by ET एंजाइम टोटल। तो यहां से आप इसकी जो यूनिट है वो भी निकाल सकते हो। K cat क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट विद इन अ डेफिनेट फ्रेम ऑफ टाइम या विद इन अ मिनट। ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हो Vmax की वैल्यू क्या है, यहां से आप कंसीडर करो Vmax की वैल्यू यहां पे क्या है, K cat ET, और K cat के निकल रही है Vmax by ET। तो Vmax है आपका मिलीमोलर पर मिनट, मिलीमोल पर मिनट, और ET आपका होगा मिलीमोल में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो K cat की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी पर मिनट। तो जाहिर सी बात है K cat का जो भी नंबर निकल के आएगा वो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, वो एग्जैक्ट नंबर होगा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विद इन अ मिनट या विद इन अ मिनट। तो ये हमको यहाँ पे निकालना होता है। टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा पूछा जाता है मतलब एग्जाम में कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। तो ये चीज काम कहाँ आती है, तो होता क्या है कि जैसे मुझसे बाहर के इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई थी कि अगर आपके पास दो एंजाइम है, ठीक है, अगर आपके पास दो एंजाइम है, एक है E1 और एक है E2, इन दो एंजाइम में आपको कंपेयर करना है कि अच्छा कौन सा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? क्या आप सिर्फ दोनों का Km देखोगे? क्या आप सिर्फ दोनों का Vmax देखोगे? Km अगर किसी का कम है तो इसका मतलब उसकी एफिनिटी ज्यादा है अपने सबस्ट्रेट के प्रति, तो ये तो एक चीज हो गई। Vmax अगर किसी का ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छे रेट के साथ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ये भी एक चीज हो गई। लेकिन सिर्फ Km और Vmax की मदद से हम एंजाइम को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें कुछ और क्राइटेरिया चाहिए, हमें कुछ और पॉइंट चाहिए जिससे हम क्या कहते हैं K एफिनिटी को या जो अपने एंजाइम है उसको बता सकिए कि हाँ ये एंजाइम E1 है ये ज़्यादा अच्छा है E2 से, या E2 है ये ज़्यादा अच्छा है E1 से। तो उनमें से एक टर्म है टर्नओवर नंबर, कि टर्नओवर नंबर क्या है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कितने कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, वो है कैटालिटिक एफिशिएंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एक एंजाइम को दूसरे एंजाइम के मुकाबले अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक है,
कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक एंजाइम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। आप दो एंजाइम को कंपेयर कर रहे हो, उसमें से एक एंजाइम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है या कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ना। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका के कैट बाई के एम। ये कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो आपको हर हाल में याद रखने ही रखने हैं, के कैट बाई के एम। तो आपसे मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कैटालिटिक एफिशिएंसी बताओ, और कैटालिटिक एफिशिएंसी बताने के लिए आपको के कैट कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है। और के कैट कैलकुलेट करते हैं हम वी मैक्स बाई ई टी से। एंजाइम टोटल दे रखा होता है, वी मैक्स दे रखा होता है, पहले के कैट कैलकुलेट करना होता है, फिर के कैट बाई के एम से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी कैटालिटिक एफिशिएंसी। तो जिसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी वो एंजाइम अच्छा होगा, ठीक है, भले ही वो E1 हो या E2 हो। हम सिर्फ केम और वीमैक्स की क्राइटेरिया पे एंजाइम को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, ठीक। तो अभी क्या था, जब माइकलिस मेंटन ने अपना ये ग्राफ दिया या माइकलिस मेंटन ने इस तरीके को समझाने की कोशिश करी, तो इसके प्लॉट के बाद, ग्राफ के बाद हुआ क्या, हमने कोशिश करी कि हम इससे Vmax जो है कैलकुलेट कर लें या हम इससे Km कैलकुलेट कर लें। लेकिन मतलब जब आप लैब में परफॉर्म करोगे तब भी आपको ग्राफ इसी तरीके का मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि ये ग्राफ नॉन लीनियर था, तो इससे वैल्यूज प्रेडिक्ट करने में आसानी नहीं होती, वैल्यूज प्रेडिक्ट करने में दिक्कत हो रही थी, Km की वैल्यूज और Vmax की वैल्यू। तब यहाँ पे क्या किया गया, इस ग्राफ को लीनियर करने की कोशिश करी गई, और वो चीज़ करी हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने। ये हमारा लाइनवीवर बर्क प्लॉट। इन्होंने क्या किया, इसको हम रेसिप्रोकल प्लॉट भी कहते हैं। इन्होंने जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। 1 बाई वी इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस बन गया 1 बाई वी इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस 1 बाई वी मैक्स। और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, या इसको हम एनालॉगस मान सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और फिर इसको प्लॉट किया जा सकता है इस तरीके से एम एक्स प्लस सी। तो y हो गया हमारा 1 बाई वी और x हो गया हमारा 1 बाई एस, और के एम अपॉन वी मैक्स हो गया हमारा स्लोप, और 1 बाई वी मैक्स हो गया हमारा क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट y एक्सिस का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके का क्वाड्रेंट दिखाया जा रहा है। इस तरफ हमारे 1 बाई एस है, इस तरफ निगेटिव वैल्यूज है 1 बाई एस की, ऊपर की तरफ 1 बाई वी की पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की तरफ 1 बाई वी की निगेटिव वैल्यू। तो हुआ क्या, इसको रेसिप्रोकेट करने से हमारे पास एक लीनियर कर्व आ गया, एक लीनियर कर्व आ गया। अब हो क्या रहा है, अब इसमें देख रहे हो कि इस साइड में हमको 1 बाई एस वैल्यू रखने को देखने मिल रही है, इस साइड में हमको 1 बाई वी वैल्यू देखने को मिल रही है। यहाँ पे वी मैक्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे ये लाइन कट करेगी किसको, y एक्सिस को, उसकी वैल्यू होगी 1 बाई वी मैक्स के बराबर, ठीक है। y पे जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू होगी 1 बाई वी मैक्स के बराबर। तो वी मैक्स को आप यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो 1 बाई वाई की वो वैल्यू रख के, ठीक है। इसके साथ साथ Km की वैल्यू हमको -1 बाई Km देखने को मिलती है x एक्सिस पे, जहाँ भी ये लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे। तो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हम उसकी वैल्यू को रखेंगे 1 बाई Km के बराबर, हमको वहाँ पे Km की वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ साथ Km और बाई वी मैक्स हमारे पास स्लोप भी है, तो अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यू है तो वहाँ से Km बाई वी मैक्स भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का फायदा हुआ हमको लीनियर रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी इसमें एंजाइम काइनेटिक्स में, जो हमको फर्क पड़ रहा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ, और ये सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश करी, सारे फॉर्मूले जानने की कोशिश करें, यहीं से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है और वो है इनहिबिटर, कि आखिर ये इनहिबिटर क्या होते हैं। तो बेसिकली इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि ये नहीं चाहते कि एंजाइम अपना काम ढंग से करता रहे। तो ऐसे हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर वो एक बार एंजाइम के साथ बाइंड कर गए तो वो अलग भी हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो एंजाइम के साथ उनका कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया तो फिर से हमको फंक्शनल एंजाइम मिल सकता है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर एक बार एंजाइम से बाइंड कर गए तब हमको कभी भी फंक्शनल एंजाइम नहीं मिलेगा, वो एंजाइम को कंप्लीटली डिग्रेड कर देते हैं, सुसाइड करवा देते हैं एंजाइम की, ठीक है।
तो रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करते हैं, ऐसी बाइंडिंग करते हैं, ऐसे बाइंड होते हैं कि वो उसको छोड़ सकते हैं एंजाइम को और फंक्शनल बना सकते हैं या फंक्शनल एंजाइम हमको मिल सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिटर अगर एक बार बाइंड कर गया तो हमको वहाँ पे फंक्शनल एंजाइम नहीं मिलने वाला दोबारा। ठीक, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये हमको मेजरली 3 तरीके के पढ़ने होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव की, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमको कैसे देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबसे जरूरी हमको क्या है इन तीनों इनहिबिटर में ये याद रखना है कि ये बाइंड कहाँ करते हैं। ठीक है, ये बाइंड कहाँ करते हैं। दूसरी चीज़ हमको ये याद रखनी है कि इनका Km और Vmax पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इनका Km और Vmax पे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमको ये याद रखना है, और उसके बाद हमको इनका प्लॉट याद रखना है। हालांकि प्लॉट अगर आप Km और Vmax पे इनका याद रख गए तो आपको ऐसे ही याद रहेगा कि प्लॉट पे क्या फ़र्क पड़ता है या प्लॉट कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बाइंडिंग की बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है एक्टिव साइट पे। भाई इसका नाम ही कॉम्पिटिटिव इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को बाइंड करना है एक्टिव साइट पे और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को भी बाइंड करना है एक्टिव साइट पे। तो जाहिर सी बात है कि एक बार अगर सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जगह बाइंड कर गया तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर गया सबस्ट्रेट की जगह तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि एक्टिव साइट या एक ही जगह के लिए कंपटीशन है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक सेना के आप जो सैनिक है वो बढ़ा दोगे तो वो सेना जीतेगी। तो अगर हम इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो जो बाइंडिंग होती है इनहिबिटर की, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, उसको रिवर्स किया जा सकता है। और ये स्टेटमेंट में पूछा भी जाता है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से बच सकते हैं या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से ओवरकम कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ हमको ये देखनी है कि इनका Km और Vmax पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो होता क्या है भाई, अब तक Km जो है, Km इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, Km जाता है बढ़, Km आपका जाता है बढ़। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही एक्टिव साइट है, उसी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट भी बाइंड कर रहा है, उसी एक्टिव साइट पे आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर रहा है। तो Km का सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब Vmax की जो V की वैल्यू हो Vmax/2 हो, तो अब आपको ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए, ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए Km तक पहुंचने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनहिबिटर भी आ गया, वो भी एंजाइम को खराब कर रहा है। तो Km की वैल्यू बढ़ जाती है और Vmax की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, Vmax की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ इस तरीके का हमको ग्राफ देखने को मिलता है। हमको पता है कि ये 1/Vmax है, यहाँ पे Vmax की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक ही पॉइंट पे ये कट करेंगे सारे। Km की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, Km की वैल्यू जो बढ़ रही है, तो होता क्या है, -1, -2, -3, -4, -5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि -5 बड़ा होता है या -1, तो आप अच्छे से बता पाओगे, भले ही आप बायो के स्टूडेंट हो, कि -1 ज़्यादा बड़ा होता है। तो यानी कि अगर हम ये देखें कि वैल्यू बढ़ किधर से रही है, तो -5 से -1 की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए 1/Km जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और 1/इनहिबिटेड Km जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि Km की वैल्यू बढ़ गई है। तो अगर आप ये छोटा सा लॉजिक अपने दिमाग में याद रख पाओगे, या चीज़ें ये सिर्फ याद रख पाओगे किस तरीके के इनहिबिशन में Km और Vmax वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये ग्राफ आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ये तो हो गई बात कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थोड़े से अलग होते हैं इनसे। ठीक, होता क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कहाँ करते हैं, पहली चीज, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करते हैं साइट अदर देन एक्टिव साइट। ठीक, ऐसी जगह बाइंड करते हैं जो कि एक्टिव साइट से अलग हो, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं। अगर अलग साइट पे बाइंड कर रहे हैं, या उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो जहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करते हैं, अगर वो एक बार बाइंड कर गए तो एक्टिव साइट पे कभी भी वो क्या कहते हैं, अपना जो मतलब उसका कॉन्फर्मेशन इस तरीके से बदल देते हैं कि एक्टिव साइट पे फिर आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, एक्टिव साइट पे फिर आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। अगर एक बार एलोस्टेरिक साइट पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर गया तो आपका जो क्या कहते हैं
आपका जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसमें हमको किस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, इसमें हमको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे Km और Vmax पे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे Km जो है, यहाँ पे Km अनचेंज्ड रहता है, Km पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, Km आपका अनचेंज रहता है। और Vmax जो होता है, Vmax हो जाता है कम, Vmax डिक्रीज, Vmax डिक्रीज। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा लॉजिक लगाना, ये नहीं है मतलब बायो वाला दिमाग लगा दिया अपना, ठीक है। 1/s 1/v, तो अगर Vmax कम हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 1/v है। अगर ये सिर्फ v होता तब इस 1/Vmax की वैल्यू नीचे, Vmax की वैल्यू नीचे आती बढ़ने पर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1/v है तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमको कम होता दिख रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनहिबिटेड Vmax जो है हमारा वो इस तरीके को देखने को मिलेगा, और 1/v जो हमारा 1/Vmax जो हमको इस तरीके देखने को मिलेगा। यहाँ पे Km की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो Km की वैल्यू एग्जैक्ट वहीं पे कट करेगी, या हम ये कह रहे हैं कि जो Km का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमको वहीं पे देखने को मिलेगा। तीसरा है हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को यहाँ पे छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इसको हम बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव, एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन ये दो पॉइंट में अलग होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से, भाई तभी तो एंटी है। पहला पॉइंट क्या होता है कि ये कभी भी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, ठीक, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, ये बाइंड करते हैं ES कॉम्प्लेक्स पे। दूसरी चीज कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो जैसा हम देख रहे थे क्या कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन था, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था वो हट जा रहा था एंजाइम से, वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। तो दो पॉइंट हैं जो कि अनकॉम्पिटिटिव को यानी कि एंटी कॉम्पिटिटिव को कॉम्पिटिटिव से अलग बनाते हैं। क्या, पहला कि एंजाइम यहाँ पे E+S या हम ये कह लें फ्री एंजाइम से बाइंड ना करके ES कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, और अगर एक बार ये ES कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर गया तो ये ESI कॉम्प्लेक्स बना लेता है और हमको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक। तो इसकी जो वैल्यूज हमको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती हैं। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें दोनों चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है, इसमें दोनों चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है। मैंने आपके लिए यहाँ रखा हुआ है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका जो Km है वो भी डिक्रीज होता है और जो Vmax है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप ये देखो Km आपका डिक्रीज हो रहा है, Km आपका डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, Km आपका डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से, और आपका जो Vmax है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक, आपका जो Vmax है वो भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारा नो इनहिबिटर है, फिर जैसे जैसे आप इनहिबिटर को बढ़ाते चले जा रहे हो, जैसे जैसे इनहिबिटर को बढ़ाते जा रहे हो, Km की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, और Km की वैल्यू कम होने के साथ साथ जो Vmax की वैल्यू है वो भी कम होती चली जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना सा याद रख लो कि किस तरीके के इनहिबिशन में कैसी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, तब आपको आराम से जो ग्राफ है उसमें समझने में आसानी होगी, कभी भी वो गलत नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू बढ़ रही है, Vmax अनचेंज रह रहा है, एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट रिजेंबलेंस होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव में अनचेंज रहती है Km की वैल्यू, Vmax की वैल्यू कम हो जाती है, और फ्री एंजाइम से बाइंड करता है, ये कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, सबस्ट्रेट रिजेंबल से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री एंजाइम पे एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है। अनकॉम्पिटिटिव में डिक्रीज होती है Km की वैल्यू भी और Vmax की वैल्यू भी, और ES कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, सिर्फ सबस्ट्रेट रिजेंबलेंस इसमें नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे भी, और ज्वाइन कर लीजिए गुरुमंत्र एकेडमी। मैं आपको मिलूंगा गुरुमंत्र एकेडमी पे पढ़ाता हुआ गेट का कोर्स जो कि लॉन्च हो चुका है और 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। आप इसको एनरोल कर सकते हो, ओनली 9,999 पर ईयर, पूरे साल का कोर्स है 9,999 में। प्लस अगर आप कोड यूज़ करते हो ARPIT10, अगर आप कोड यूज़ करते हो ARPIT10 तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8,999 में, या आपको पूरा 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा ARPIT10 कोड यूज़ करने के बाद। तो सपोर्ट करिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, मज़े करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मुझे मेल करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।